नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं और एक बार हम फिर से विश्लेषण को लेकर के आए हैं और विश्लेषण हम करेंगे तारापुर विधानसभा सीट को लेकर, कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के, क्योंकि बिहार में 2 सीटें खाली हैं और 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। पुराने आंकड़ों को हमने बताया था कि किस तरीके से जेडीयू को परेशानी हो सकती है अगर जेडीयू ये 2 उपचुनाव हार जाती है। आरजेडी का लगातार दावा है कि वो 2 सीटें जीत जाएंगी। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अमित हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हम उनसे जानते हैं कि अमित जी, आप कैसे देख रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान और जो तारापुर विधानसभा सीट है उसको लेकर के जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जैसे तेजस्वी की आप बात करें कि हम जीत जाएंगे, जेडीयू भी कह रही है कि हमारी सुरक्षित सीट है और हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। मगर इन दावों में दम किस ओर दिख रहा है आपको? कौन सा दावा सही है? देखिए, ये दोनों जो सीटें हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, और ये ओपन सीट है, सामान्य सीट है तारापुर सीट। और कुशेश्वर में एक और साम्य है कि दोनों के विधायकों का निधन भी हो गया। एक और साम्य आप यह जान लीजिए कि दोनों जगह जेडीयू के उम्मीदवार जो जीते थे लगभग 7,000 वोटों के अंतर से जीते थे। दोनों क्षेत्र में लगभग 7,000 वोट का अंतर था। दूसरी बात यह भी जान लीजिए कि दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक थे, एक विधायक जो मेवालाल जो थे वहाँ के विधायक आपको तारापुर से, उनकी पत्नी का पहले देहांत हो गया था। मेवालाल चौधरी की पत्नी का, नीता चौधरी का 2010 में वो विधायक हुआ करते थे, तो उनका पहले निधन हो गया था। और ये जो मतलब ये कुशेश्वर से विधायक हैं थे शशिभूषण हजारी, उनका शशिभूषण हजारी के देहांत के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। दोनों जगह अब किस मतलब उनकी पत्नी नहीं है जिनको उनके जगह पर उम्मीदवारी दी जाए जेडीयू की ओर से। दूसरा है कि बहुत 7,000 का वोट मतलब बहुत बड़ा फर्क नहीं माना जाता है, मतलब बहुत भरोसेमंद फर्क नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि विपक्षी पार्टी उसको पाटने के लिए प्रयास कर सकती है, कुछ नई रणनीति बुन सकती है। तो इस लिहाज से वो दोनों सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा एक बात यह समझ लीजिए कि वो दोनों सीट, एक सीट हजारी परिवार और राम परिवार, मतलब हजारी परिवार शशिभूषण हजारी परिवार या हो, महेश्वर हजारी परिवार हो, या राम सेवक हजारी परिवार का एक प्रभुत्व का क्षेत्र रहा है। और अशोक राम का मतलब अशोक राम, उनके फादर बालेश्वर राम के प्रभाव का क्षेत्र रहा है कुशेश्वर स्थान। और यहाँ देख लीजिए तारापुर जो है, तारापुर का प्रभाव क्षेत्र वो सीट बेसिकली शकुनी चौधरी के नाम से जाना जाता था। शकुनी चौधरी के प्रभाव क्षेत्र का सीट हुआ करता था। जो सम्राट चौधरी अभी पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उनके पिता का वह क्षेत्र हुआ करता था। वहीं से वो जीते थे, वहीं से वो स्वास्थ्य मंत्री तक बने थे। उनकी पत्नी भी एक बार जीती थी, तो वो उनका क्षेत्र रहा है। लेकिन मेवालाल चौधरी अपनी पत्नी को आगे करके पटकनी दिए थे शकुनी चौधरी को, और उसके बाद शकुनी चौधरी वहाँ से नहीं जीत पाए और उस सीट पर कब्जा रहा मेवालाल चौधरी का। पहले उनकी पत्नी जीतती थी, उसके बाद मेवालाल चौधरी जीतने लगे। तो बहरहाल तो इसके बाद अब यहाँ देखिए कि वहाँ भी मेवालाल चौधरी का परिवार का प्रभुत्व रहा, नहीं तो शकुनी चौधरी के परिवार का प्रभुत्व रहा। यहाँ क्या है, यहाँ अशोक राम के परिवार का प्रभुत्व रहा है या हजारी परिवार का प्रभुत्व रहा। तो इस परिस्थिति में दोनों जगह उम्मीदवार का निर्णय करना को लेकर के बहुत पेशोपेश में रहेगी दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष। मतलब कि रिपीट जो आप कैंडिडेट आप माने, अगर महागठबंधन की तरफ से जो हैं उनको रिपीट किया जाना है या फिर नया चेंजेस? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तारापुर डिनोटेड है लोगों के बीच में। एक आमतौर पर यह माना जाता है कि तारापुर कुशवाहा सीट के रूप में डिनोटेड है। लोग यह समझते हैं वो कुशवाहा सीट है, और इस वजह से वहाँ जयप्रकाश नारायण की बेटी को, जयप्रकाश यादव की बेटी को टिकट जब दे दिया गया आरजेडी की ओर से, दिव्या प्रकाश जब चुनाव लड़ी थी, तो एक यह भी मैसेज गया कि कुशवाहा का जो सीट डिनोटेड है वहाँ यादव उम्मीदवार देने का क्या मतलब है। इसको लेकर के थोड़ा सा वहाँ ये मतलब मतांतर था लोगों में, और इस वजह से भी उनको थोड़ा सा झेलना पड़ा प्रतिरोध। लेकिन उस समय तमाम परिस्थितियों के बावजूद 2 उम्मीदवार थे जो वोट काट रहे थे एनडीए का। एक उम्मीदवार थे एलजेपी से मीना देवी, और एक उम्मीदवार थे राजेश मिश्रा जो कांग्रेस से अलग होकर के निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे थे। लेकिन वह भी एक तरह से एनडीए के ही आधार मतों में
मतलब अपनी हिस्सेदारी कर रहे थे। तो इसका नुकसान होने के बावजूद भी मेवालाल चौधरी का जो अपना प्रभाव था उस वजह से वो जीत गए थे, और जो नीतीश कुमार और जेडीयू का जो प्रभाव है उस वह काम कर गया वो सीट जीत मतलब यही दावा शायद जेडीयू करती है कि प्रभाव नीतीश कुमार का है, और पिछले दिनों नीतीश कुमार दौरा भी कर रहे थे, तो इसलिए काफी निश्चिंत दिख रही है जेडीयू की जीत हमारे। नहीं, निश्चिंत नहीं है जेडीयू इसके लिए बहुत व्यूहरचना रच रही है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा राजनीतिक रूप से उनको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आप यह समझिए कि वह सीट बहुत क्रूशियल है, ऐसे भी उपचुनाव की बहुत बहुमत भी रहती है सरकार की, और वो उपचुनाव में अगर कोई डिबेकल हो जाता है, कोई हार हो जाती है, तो उनके लिए बहुत वो परेशानी का सबब बन जाता है, खास करके उनके छवि पर आघात लगता है। यहाँ तो नंबर गेम थोड़ा सा क्रूशियल है, दोनों के बीच में कसम है, मतलब महागठबंधन और एनडीए के बीच। तो उस परिस्थिति में ये दोनों सीटों का महत्व रहेगा, बहुत महत्व रहेगा। दूसरी तरफ ये सीट यह भी तय करेगी कि एलजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, अपने चुनाव चिन्ह का निर्णय और थोड़े दिनों तक टाल देगी, यह भी देखने वाली बात होगी। आप यह समझिए कि ये दोनों सीट दोनों गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश यादव जो लालू प्रसाद यादव के खास सिपह सालार में गिने जाते हैं, बहुत दिनों से उनके पीछे खड़े रहने वालों में से गिने जाते हैं, उनके दौर में उनके बहुत चमक दमक भी था उनका, उन्होंने लाभ भी बहुत उठाया, केंद्र में मंत्री भी रहे, भाई भी विधायक रहे, मंत्री रहे, अपनी माँ को भी उन्होंने विधायक बनवाया। लेकिन आज की परिस्थिति में उनके परिवार से कोई सदस्य नहीं है जो किसी विधायिका के किसी सदन में हो, तो बहुत स्वाभाविक है कि अपनी मतलब पूरी जान अपनी राजनीतिक हैसियत को पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे कि वहां से उनकी बेटी चुनाव जीत जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह होगा कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि एक कुशवाहा के क्षेत्र के रूप में जो प्रसिद्ध है तारापुर, वह क्षेत्र उनके हाथ से निकल जाए या वो नहीं जीत पाए। तो इसलिए हमें लगता है कि वह निश्चित रूप से वहाँ कोई ऐसा उम्मीदवार देंगे जिसके वजह से वो जीत जाए। जेडीयू में 3 उम्मीदवारों की चर्चा ज़्यादा है। एक उम्मीदवार है मेवालाल जी के बेटे हैं, उनका नाम है इंजीनियर रवि प्रकाश, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले दिनों आए थे लेकिन फिर वापस वो अमेरिका चले गए हैं। दूसरा उम्मीदवार राजीव सिंह हैं, जो भी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, पहले भी चुनाव लड़े थे, शकुनी चौधरी को चुनौती दिया था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको मिल सकता है। और एक उम्मीदवार हैं जो लोजपा से बरास्ते बहुत दल होते हुए अभी आए हैं, जदयू में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिंह, वह भी तारापुर में अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं। लेकिन वह पहले चिराग के करीबी रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। तो वहाँ की ये स्थिति है। अब दिव्या प्रकाश को टिकट मिलता है, क्योंकि अगर लालू प्रसाद अपने सिपहसालार का मतलब जो वफादारी है उसका इनाम देंगे, तो हो सकता है कि दिव्या प्रकाश को फिर से रिपीट किया जाएगा या नया प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि शकुनी चौधरी का परिवार अभी राजनीतिक रूप से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ निश्चित रूप से कोई नया प्रयोग शकुनी चौधरी मतलब जो आपने ये बताया कि अगर सिपा सलाहकार की बात ना करें, उन्हें इनाम ना दे, तो जो तेजस्वी की बात निकल करके आ रही है कि जीत करके ही दिखाएंगे, तो माना जा सकता है कि दिव्या प्रकाश को बदला जा सके, वहां पर कोई कुशवाहा कैंडिडेट जो है वही बात करें कि वो शकुनी चौधरी के प्रभुत्व का क्षेत्र रहा है। तो शकुनी चौधरी इस चुनाव में अगर उनके परिवार से कोई भागीदार नहीं होगा, पिछले चुनाव में भी भागीदार नहीं हुआ था, तो इस चुनाव में कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं से फिर से अपने पुराने क्षेत्र को हासिल किया जाए। तो हो सकता है वो किसी दूसरे दल के जरिए वो आ सकते हैं। मतलब वोट्स भी लेकिन कम है दिव्या प्रकाश की आप बात करें तो इस परिस्थिति में हो सकता है कि उनके बारे में भी विचार किया जाए। ऐसे यह भी कहा जा रहा है कि विजय कुमार सिंह भी दूसरे दलों में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो यह भी संभावना है। आगे इससे इतर यह चलिए कि जहां तक कुशेश्वर की बात है, कुशेश्वर स्थान में कहा जा रहा है कि आरजेडी दावा ठोक रही है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आरजेडी वह सीट पर दावा ठोकेगी, क्योंकि वहां से अशोक राम पहले भी विधायक रहे हैं और अशोक राम का एक प्रभाव रहा है वहां, और इस इलाके में अशोक राम भी बहुत कम वोट से हारे हैं, 7,000 ही वोट से हारे हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी दावा बनता है। और आरजेडी निश्चित रूप से इस परिस्थिति में कांग्रेस को मतलब ये नहीं करेगी, कांग्रेस को बेचैन नहीं करेगी, उनके खाते की सीट अपने पास नहीं लेगी। जब वो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस
को उन्होंने वह सीट दी थी और 7,000 ही वोट से कांग्रेस वो सीट हार गई थी, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि वो कांग्रेस के खाते में ही रहेगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने दोनों सीट जीतने की बात कही, तो यह भी इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि वह गठबंधन की बात कर रहे हों, राजद की बात नहीं कर रहे हों, लेकिन मीडिया में इसको यह दिखाया गया कि वह दोनों सीट की बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि आसान नहीं है ये रास्ता। तेजस्वी अगर जीतते हैं तो उनको फायदा होगा नंबर गेम में, और जेडीयू के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। देखिए, दोनों के लिए नाक का सवाल है। आप इस रूप में देखें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी राजद, शून्य पर आउट हो गई थी, तेजस्वी यादव का करिश्मा फेल कर गया था, लेकिन उपचुनाव से ही वह उभर के आए थे और फिर उनका विधानसभा चुनाव में उनके फायदे में गया, चाहे जो परिस्थिति रही हो, चाहे वो चिराग कारण रहे हो, बीजेपी जेडीयू का अंतर्द्वंद कारण रहा हो, लेकिन फायदे में गया और तेजस्वी यादव उभर के आए, 75 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के नेता बन के आए। तो आज फिर उनके सामने यह आया है कि इस उपचुनाव में उन्हें सिद्ध करना है कि वह विजेता हैं और फिर से जीत सकते हैं, और नीतीश कुमार को सिद्ध करना है कि उनके अंदर की ताकत अभी भी बची है। 43 सीट वह अपने अकेले दम पर जीत के आए थे, इस बार भी वह फिर से रिपीट करने की स्थिति में है, यह उन्हें सिद्ध करना होगा। ठीक, तो हमारे साथ अमित है और आपने सुना कि तमाम बातों को लेकर किस तरीके से विश्लेषण किया है कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर के। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, मगर ऐसी ही खबरें जो है वो हम आपको दिखाते रहेंगे कि कौन से दावेदार आगे चल रहे हैं, किन की दावेदारी हो सकती है, क्या कुछ नई चीजें निकल करके आएंगी इन दोनों उपचुनाव को लेकर के। उन तमाम खबरों से हम जुड़े रहेंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।